एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो आज हो गई है 28 फरवरी और है जो आज फरवरी हमारी ख़त्म। मार्च में जिनका रेलवे के लिए एग्ज़ाम है 11, 12 और 13 मार्च को एग्ज़ाम है। नया नोटिफिकेशन अभी अपडेट हुआ था, पहले 10 मार्च से थे एग्ज़ाम, अब 11, 12, 13 को होने वाले हैं। तो यहाँ पर कल भी पेपर है, कल त्रिपुरा में एग्ज़ाम होने वाला है। जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। DEIC के थ्रू स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होना है। और मैं बता दूं DEIC, RBS के, NHM के थ्रू जब भी एग्ज़ाम होते हैं आपके, स्पेशली DEIC के द्वारा जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पीडियाट्रिक और गायनेक आपको सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आती है। तो यहाँ पर जो भी लोग ये एग्ज़ाम देने वाले उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आज की क्लास है हमारी OBG और गायनेक बेस्ड। जो भी लोग PDFs के थ्रू पढ़ाई करना चाहते हैं, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करके PDF परचेस करके जो अपनी तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप अपना कोई सा भी एग्ज़ाम देने वाले हों। तो यहाँ पर यदि ग्रुप 5 की हम बात करें तो मैंने अभी हाल फिलहाल में ग्रुप 5 का ESB के थ्रू जो ग्रुप 1 प्लस सब ग्रुप 2 का सिस्टर ट्यूटर और असिस्टेंट नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम हुआ था, वो मैंने नर्सिंग सेक्शन अपडेट किया था, वो आप लोग जाके एक बार देखिए। तो आप स्पेशली जो लोग अभी ग्रुप 5 में एग्ज़ाम देंगे उनको जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है वहाँ से बहुत सारा आपका कवर हो जाएगा। आपको इसी चैनल पर, सेम चैनल पर पूरा पेपर है जो अपडेट किया गया है, तो आप लोग है जो जाके देख सकते हैं। कोई भी आपके डाउट रह जाए PDFs को लेके, बुक्स को लेके, आपके एग्ज़ाम को लेके, आप बेझिझक होके व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। The clinic nurse notes that the physician has documented a diagnosis of herpes zoster in the male client's chart. Based on an outstanding of the cause of this disorder, the nurse determined that this definitive diagnosis was made following which diagnostic test. यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक क्लिनिक में है जो फिजिशियन ने एक पेशेंट में हर्पीस जूस्टर, इसको सिंगलेंस नाम से जाना जाता है, ये कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र में बहुत फैला था। तो यहाँ पर एक क्लाइंट का चार्ट है जो बनाया। तो अकॉर्डिंग टू दैट इस डिसऑर्डर के पता होना चाहिए कि इसका रीज़न क्या है, कॉज क्या है। तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होगा, सिग्नल्स को या फिर हर्पीस जूस्टर को पता करने के लिए पैच टेस्ट होगा, स्किन बायोप्सी होगी, या फिर कल्चर ऑफ द लीजन होगा, या फिर वूज लाइट एग्जामिनेशन होगा। क्या होगा, सिग्नल्स के लिए या फिर हर्पीस जूस्टर का पता करने के लिए कौन सा एक टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे यही पूछा है क्वेश्चन में। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो हर्पीस जूस्टर के लिए जो बेस्ट तरीका होगा पता करने के लिए वो होगा कल्चर्स ऑफ द लीजन। जो घाव बने हैं हर्पीस जूस्टर के कारण, वो जो लीजन्स है वहाँ का स्पेसीज कलेक्ट करके टेस्ट करना, तो वो कहलाएगा आपका कल्चर ऑफ द लीजन। देखिए यहाँ पर हर्पीस जूस्टर के लिए जो क्लासिक प्रेजेंटेशन होता है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और डायग्नोस्टिक यदि आपसे बात करें तो यहाँ पर वायरल है। एक तो ये प्रॉब्लम क्या है, वायरल है। वायरल के लिए जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस आपको पता करना है इस वायरल के लिए, और इसका जो रीज़न होता है वो क्या होता है वेरिसेला जूस्टर वायरस। क्या होगा, वेरिसेला जूस्टर वायरस। और यही सेम वायरस चिकन पॉक्स भी कॉज करता है। याद रखें, जो वेरिसेला जूस्टर वायरस है यही हर्पीस जूस्टर सिंगलेंस को कॉज तो करता ही, साथ में चिकन पॉक्स को भी कॉज करेगा। पैच टेस्ट का यूज़ जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है आपको, पैच टेस्ट तो यूज़ किया जाता है यदि कोई एलर्जी वगैरह हो या फिर किसी को कुछ मेडिकेशन दी जानी हो तो उस एलर्जी को चेक करने के लिए। बायोप्सी में जनरली साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं। कैंसर की स्टडी के लिए टिश्यू रिमूव करके उनको चेक किया जाएगा, वो कहलाता है बायोप्सी। तो यहाँ पर पैच टेस्ट यदि पूछें तो एलर्जी से रिलेट करता होता है, बायोप्सी होते तो कैंसर सेल्स से। अब यहाँ पर कल्चर्स ऑफ लीजन्स के थ्रू बेटर तरीके से पता चलेगा एज कम्पेयर टू अदर्स ऑप्शन के। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कल्चर ऑफ द लीजन। नेक्स्ट वन, the skin is assigned to care for a female client with herpes zoster. Which of the following characteristics would the nurse expect to note when assessing lesion of this infection? अभी आपके पास मेल क्लाइंट था तो पता कैसे करेंगे हर्पीस जूस्टर के लिए। अब यहाँ पर फीमेल क्लाइंट है, उसको भी हर्पीस जूस्टर का इन्फेक्शन हुआ है। तो अब यहाँ पर एज अ नर्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या साइन देखने को मिलेंगे। क्लस्टर्ड स्किन वेसिकल, a generalized body rashes,
स्मॉल ब्लू वाइट स्पॉट विथ रेड बेस या फिर फियरी रेड एडिमेटस रैसेस ऑन द चीक्स। क्या देखने को ऐसा मिलेगा? यदि सिग्नल्स है जो पर्सन के लिए लेडीज क्लाइंट है तो होगा क्लस्टर्ड स्किन वेसल्स, क्लस्टर्ड स्किन वेसिकल्स हैं जो देखने को मिलेंगे। लेडीज क्लाइंट की बात की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि प्राइमरी जो हर्पीस जूस्टर का साइन होता है होते हैं वेसिकल्स। क्या होंगे? वेसिकल्स। और ये वेसिकल्स जनरली किस उसमें होते हैं? क्लस्टर, गुच्छों में। किसमें? गुच्छों में और क्लस्टर में। इसीलिए आप किसको चेक करेंगे? क्लस्टर्ड स्किन वेसिकल्स को है जो पता करेंगे। और ये जनरली बॉडी की मिडलाइन को क्रॉस भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे यदि क्लासिकल साइन पूछे हैं सिग्नल्स के लिए, फीमेल क्लाइंट में पूछा है, तो जो साइन अकॉर्डिंग टू दैट है क्या होंगे? क्लस्टर्ड स्किन वेसिकल्स। नेक्स्ट वन, इन विच स्किन डिसऑर्डर डू टी सेल इंड्यूस अ सडन इंक्रीज इन साइटोकाइंस लीडिंग टू हाइपरप्लासिया ऑफ स्किन सेल्स रिजल्टिंग इन रेज्ड स्किन प्लक्स। यहाँ पर कौन सी स्किन डिसऑर्डर होगा जिसमें टी सेल्स हैं जो सडनली इंड्यूस करने का काम करती हैं, साइटोकाइनिन के रिलीज को बढ़ावा देंगे, जिसके कारण हाइपरप्लासिया होगा और ये स्किन प्लक्स को तुरंत बनाएंगी। डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोरियासिस या फिर इम्पेडिगो, किस केस में ऐसा होगा? तो ये देखने को मिलेगा सोरियासिस के केस में। किसमें? सोरियासिस के केस में, जो कि लॉन्ग लास्टिंग क्रॉनिक प्रॉब्लम है। इसमें स्किन है जो और हमारा जो इम्यून सिस्टम है ओवर एक्टिव होगा, स्किन सेल्स ज़्यादा तरीके से मल्टीप्लाई होगी, पैचेस भी देखने को मिलेंगे। इसके अलग अलग टाइप भी होते हैं, ये स्कैल्प, स्कैल्प, एल्बो, नी जॉइंट। जहाँ पर भी स्किन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? जिस एरिया में ज़्यादा स्वेटिनेस रहे वहाँ पर, तो ये कंडीशन डेवलप है जो हो सकती है। नेक्स्ट वन, इम्पेडिगो में इस तरीके के साइन देखने को मिलेंगे जो कि इच माइट के कारण होगा, ये भी एक स्किन इन्फेक्शन है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब अ प्रोसेस ऑफ बर्न शॉक। तो बर्न शॉक के मरीज में कौन सी प्रोसेस नहीं होगी? इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी, इंट्रावेस्कुलर हाइपोवॉलेमिया, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिमा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट फ्रॉम सफरिंग अ बर्न। बर्न शॉक, शॉक मतलब वही पर्सन की अचानक से जान भी जा सकती है। हाइपोवॉलेमिया तो होता ही है, एडिमा भी देखने को मिलेगा, परमेबिलिटी भी होगी, लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के कारण यदि पर्सन बर्न हुआ है तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट फ्रॉम सफरिंग अ बर्न, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन शॉक का इससे लेना देना नहीं होगा। वो बात की बात है, पहले जान बची सो लाखों पाए वाली सिचुएशन होगी यहाँ पर। तो आंसर आपका होगा डी। Next one is, what is the most common reason for a spontaneous abortion in the first trimester? यदि किसी फीमेल का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो जाए तो उसका मेन रीज़न क्या होगा? यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, एंडोक्राइन डिसऑर्डर या फिर थ्रोम्बोफ्लिया। क्या रीज़न हो सकता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? तो आपको कई बार बताया गया है, यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन की बात की जाए तो फर्स्ट रीज़न होता है आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, या फिर जर्म प्लाज्म थ्योरी भी यहाँ पे है जो क्या रहेगी, रिलेट करती है। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में क्रोमोसोमल है, क्रोमोसोम से रिलेट करती हुई चीज़ें हैं, तो वो सबसे ज़्यादा 60% केसेस होते हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। कितने? 60% तक जो केसेस होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उनके अबॉर्शन का रीज़न होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। क्या होगी? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। नेक्स्ट वन, a woman in the early first trimester of pregnancy present for evaluation of vaginal bleeding. You order a beta HCG test. Over what time period would you expect the beta BCG level to approximately double? तो यहाँ पर यदि किसी क्लाइंट की अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है, इवैल्यूएशन में पता चलता है कि उसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो आप बीटा HCG टेस्ट करवाएंगी, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन टेस्ट, जो प्रेगनेंसी में पॉजिटिव पाया जाता है। और ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो यहाँ पर बीटा HCG का लेवल डबल कब होगा? 48 to 72 आवर में, 12 to 24 आवर, 24 to 48 आवर या फिर 96 to 110 आवर में। तो जो बीटा HCG हार्मोन है इसका लेवल है जो डबल कब हो सकता है? 48 से 72 घंटों में। कितने में? 48 to 72 आवर में लेवल कितना हो सकता है? डबल हो सकता है।
अब यदि यहाँ पे बात करें हम, तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी में 53% से भी कम है जो 2 दिन में डाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पर यदि डबल की बात करें बीटा एचसीजी लेवल की, तो फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 48 से 72 घंटों के बीच में कैसे रहता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अकरिंग आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन एंड बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक ऑफ जेस्टेशन, इट इज़ नोन एज। तो यहाँ पर 20 हफ्ते के बाद की प्रेगनेंसी है और 37 हफ्ते के पहले के जो जेस्टेशनल पीरियड में यदि कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, प्रीटर्म लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी या फिर नन ऑफ द अबव। क्या कहलाएगा, यदि 20 हफ्ते के बाद और 37 के पहले, 37 के बाद होगा तो वो टर्म में नहीं आएगा। आफ्टर 42 वीक्स के बाद होता है, यदि कितना, आफ्टर 42 वीक्स, मतलब ये क्या है यहाँ पर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि बहुत फास्ट लेबर, फास्ट लेबर का मतलब है कि लेस देन 2 आवर्स में फर्स्ट एंड जो सेकंड स्टेज है क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इसके भी रिस्क होते हैं, ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, जो मेरी दोनों डिलीवरी हुई हैं प्रेसिपिटेट लेबर की फेज़ में ही हुई है, 1.5 आवर में है, जो फर्स्ट सेकंड स्टेज दोनों कंप्लीट हो गई थी। इसके कुछ रिस्क होते हैं, कुछ बेनिफिट भी होते हैं कि ज़्यादा लेबर पेन है जो आपको दर्द नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इतने फास्ट होते हैं कि कुछ रेयर केसेस में मदर्स और बच्चे दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। प्री मतलब पहले, टर्म मतलब कि जो टर्म 37 वीक का उसके पहले। तो यहाँ पर बिफोर 37 वीक्स क्या है, बिफोर 37 वीक्स जो लेबर पहना है वो। अब यहाँ पे कहा है कि 20 हफ्ते के बाद लेकिन 37 के पहले, तो ये क्या होगा, प्रीटर्म लेबर। और जो प्रीटर्म लेबर के बाद बच्चे पैदा होते हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है। प्रीटर्म में यदि बच्चे पैदा होते हैं तो क्या होंगे, LBW हो सकते हैं, लो बर्थ वेट हो सकते हैं। जो नॉर्मल इंडियन बेबीज़ का बर्थ वेट कंसीडर किया जाता है 2.5 to 3 kg का कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन दिया गया है प्रीटर्म बर्थ को लेके, तो जिसमें टर्म के लिए क्या कहा गया है, 39 से 40 वीक्स के बीच में हो जाए तो वो टर्म कहलाते हैं। यहाँ पे 37 वीक के बाद ही माने जाते हैं। अर्ली टर्म मतलब 37 से 39 हफ्ते की, लेट प्रीटर्म मतलब 34 हफ्ते से ज़्यादा हो गए लेकिन 37 हफ्ते से कम है और बच्चा पैदा हो जाए तो वो कहलाएंगे लेट प्रीटर्म बर्थ, प्रीटर्म लेट बर्थ। वेरी प्रीटर्म में मतलब कि 28 वीक से ज़्यादा लेकिन 32 के पहले ही हो जाए। एक्सट्रीमली में लेस देन 28 में हो जाए। तो इन ऐसे बच्चों को जो 28 वीक या 32 वीक में होते हैं, इनको एक ऑब्जर्वेशनरी केयर में रखा जाता है और उनको क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको बबलर असेसमेंट इज यूज्ड इन विच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। बबलर असेसमेंट किस पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में यूज़ किया जाएगा, एंटीनेटल, इंटरनेटल, पोस्टनेटल या फिर नन ऑफ द अबव। एंटीनेटल का मतलब होगा कंसीव करने के बाद से लेके पूरी प्रेगनेंसी भर जो केयर होगी वो कहलाती है एंटीनेटल केयर। इंटरनेटल केयर का मतलब जब आप लेबर रूम में पहुंच जाएं जो आपकी केयर होगी वो कहलाती है इंटरनेटल केयर। पोस्टनेटल आफ्टर द डिलीवरी। तो जो बबलर असेसमेंट यूज़ किया जाएगा ये किया जाता है पोस्ट टर्म में, मतलब आफ्टर द डिलीवरी के बाद। तो यहाँ पे आप किसको मार्क करेंगे, पोस्टनेटल। ये देखिए पोस्टपार्टम असेसमेंट जिसको हम बबल असेसमेंट के नाम से जानते हैं। बी रिप्रेजेंट करेगा ब्रेस्ट, मतलब ब्रेस्ट टेंडरनेस, स्वेलोइंग क्या है आफ्टर डिलीवरी के बाद, बच्चा फीड कर पा रहा है या नहीं। यूट्रस बोगी है या फिर यूट्रस में कुछ और अदर रीजन्स तो नहीं। बाउल, ब्लैडर मतलब यूरिन और स्टूल दोनों प्रॉपर पास आउट हो रहे हैं। लोचिया मतलब जो ब्लीडिंग हो रही है वो। एपिजियोटोमी या सी सेक्शन के कारण जो इंसिजन हुए हैं वो। और यहाँ पर ई जो बबलर में ई है इसमें इमोशंस भी आ सकते हैं माँ के अपने बच्चे को लेके, तो ये या फिर एपिजियोटोमी स्कार में भी आ सकते हैं। तो जो बबलर असेसमेंट है आपको एग्जाम में ज़रूर या तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं या बबल में बी क्या रिप्रेजेंट करेगा या एल क्या रिप्रेजेंट करेगा या कब किया जाएगा। The following statement regarding adenomyosis are true apart from one। मतलब सब कुछ
जो एडिनोमायोसिस है इसको लेके सही है। अपार्ट फ्रॉम 1 का मतलब यहाँ पे हो सकता है एक्सेप्ट। क्या है? एक्सेप्ट। तो यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम 1 का मतलब क्या हो सकता है? एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो एडिनोमायोसिस है, क्या है? एडिनोमायोसिस को लेके सभी पॉइंट सही हैं किसी एक को छोड़कर। तो वो कौन सा है जो यहाँ पे नहीं होगा? एडिनोमायोसिस के लिए जो सही पॉइंट है वो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन में है इट टेंड्स टू अकर इन वुमेन ओवर 35 ईयर, रिस्क फैक्टर इंक्लूड इंक्रीज्ड पैराइटी, टर्मिनेशन एंड क्विक लेबर्स, द कंडीशन कॉमनली अकर्स इन एसोसिएशन विथ एंडोमेट्रियोसिस, या फिर विथ ईच पीरियड ब्लीडिंग अकर्स फ्रॉम द एंडोमेट्रियल टिश्यू इनटू द स्मूथ मसल। पहली चीज एडिनोमायोसिस है क्या? एडिनोमायोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ हैं उनकी एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है यूट्राइन वॉल के यहाँ पर। क्या होगी? एक तरीके की एक्स्ट्रा ग्रोथ टाइप की होगी मायोमेट्रियम के यहाँ पर, तो वो कहलाता है एडिनोमायोसिस। अब यहाँ पर इसको लेके सही क्या नहीं है? जनरली ये सब समस्याएं आफ्टर 35 ईयर के बाद ही डेवलप होती हैं, 35 साल के बाद डेवलप होंगी यहाँ पर, और जनरली ये एक सिंगल वे में तो नहीं होंगी। यदि किसी को एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, क्या है? एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, तब उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस रहेंगे। एंडोमेट्रियोसिस में होगा क्या कि जो यूट्रस की जो लाइन है, जो यूट्रस टिश्यू है, क्या होगी? इनमें एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी, तो उसके साथ हो सकता है। विथ ईच पीरियड ब्लीडिंग अकर्स फ्रॉम द एंडोमेट्रियल टिश्यू इनटू द स्मूथ मसल। यस, इसमें एंडोमेट्रियल टिश्यू है जो एडिनोमायोसिस में वो बनते हैं, तो ब्लीडिंग के साथ वो भी निकलेंगे। स्मूथ मसल्स की जो शेडिंग होती है पीरियड्स में, उसके साथ ही टिश्यूज़ भी आएंगे। तो यहाँ पर ये होगा। लेकिन यहाँ पर जो रिस्क है इंक्रीज्ड पैराइटी, टर्मिनेशन और क्विक लेबर, इन सब के कारण एडिनोमायोसिस है जो डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट सही हैं किसी एक को छोड़कर। तो क्या होगा यहाँ पर? रिस्क फैक्टर्स। क्या है? रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड इंक्रीज्ड पैराइटी, टर्मिनेशन एंड क्विक लेबर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, A 20-year-old woman is referred with a problem of post-coital bleeding. Over the past 2 months, it has occurred on 6 occasions and there has been a small amount of bright red blood noticed after intercourse. There is no associated pain. The following investigations should initially be performed apart from. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी apart from का मतलब क्या है? Except। आपको एक्सेप्ट करके क्वेश्चन ज़्यादा पता है, लेकिन ये टर्म भी याद रखना है, कभी कभी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर एक 20 साल की लेडी है, 20 साल की लेडी है, उसको पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग हो रही, मतलब आफ्टर इंटरकोर्स के बाद उसको कुछ स्मॉल अमाउंट में ब्लीडिंग हो जाती है, नोटिस किया जा रहा है। ओवर द पास्ट 2 मंथ में है जो जनरली 6 ओकेजन में ऐसा हुआ है। 6 टाइम यदि पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग हुई है, तो यहाँ पे वो उसने बताई है कि आफ्टर इंटरकोर्स के बाद पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग हो रही है कुछ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में। देयर इज़ नो एसोसिएटेड पेन भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो सभी इन्वेस्टिगेशन होंगे किसी एक को छोड़कर। सर्वाइकल स्मीयर, एंडोसर्वाइकल स्वैप फॉर क्लेमाइडिया, कोल्पोस्कोपी या फिर एंडोसर्वाइकल स्वैप फॉर गोनेरिया। इस ब्लीडिंग के लिए सर्वाइकल स्मीयर किया जाएगा कि कुछ सर्विक्स कैंसर वगैरह डेवलप तो नहीं हो रहा है, और क्लेमाइडिया के लिए भी स्वैप कलेक्ट किया जाएगा, और गोनोरिया के लिए भी कलेक्ट किया जाएगा, या कुछ इन्फेक्शन वगैरह डेवलप तो नहीं हो रहा है उसके लिए भी कल्चर सैंपल है जो कलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन कोल्पोस्कोपी यहाँ पे नहीं की जाएगी। क्या है यहाँ पे? कोल्पोस्कोपी यहाँ पे नहीं की जाएगी। कोल्पोस्कोपी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है जिसमें आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, सर्विक्स का जो पार्ट है, सर्विक्स वेजाइना के यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल टिश्यूज़ की ग्रोथ वगैरह तो नहीं हो रही है, उसके लिए कोल्पोस्कोप जो कि एक तरीके का माइक्रोस्कोप ही होता है, उसके थ्रू इन टिश्यूज़ को क्या करेंगे? विजुअलाइज करेंगे, या फिर कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो कुछ टिश्यूज़ को निकाला भी जाता है। तो यहाँ पर कोल्पोस्कोपी नहीं की जाएगी। बाकी यहाँ पे इन सब के लिए टेस्ट है जो ज़रूर किए जाएंगे। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग आर ऑल कंसिस्टेंट विद द डायग्नोसिस ऑफ एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम एक्सेप्ट। यहाँ पर सभी डायग्नोसिस
सभी कंसिस्टेंट डायग्नोसिस हैं किसके लिए, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के लिए, किसी एक को छोड़कर। हाइडेटिफॉर्म मोल, सीवियर अर्ली ऑनसेट प्री एक्लेम्सिया, आर्ट्रियल और वीनस थ्रोम्बोसिस, मिड ट्राइमेस्टर फीटल लॉस या फिर प्लेसेंटल एब्रप्शन। सिंड्रोम है, इसमें होगा क्या कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो खुद अपने ब्लड के जो प्रोटीन है उन पर अटैक करेगा, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो इस केस में सभी जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पे यूज़ किए जाएंगे, किसी एक को छोड़कर। डायग्नोसिस सबसे बन सकता है, सीवियर अर्ली ऑनसेट प्रीक्लेम्सिया से हो सकता है, वीनस थ्रोम्बोसिस से भी हो सकता है, मिड ट्राइमेस्टर यदि फीटल लॉस होगा तो इसमें भी पता करना पड़ेगा कि कुछ एबनॉर्मलिटीज़ जो ऑटो इम्यून डिसीज तरीके की डेवलप तो नहीं हो रही हैं, प्लेसेंटल एब्रप्शन। लेकिन हाइडेटिफॉर्म मोल का एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सबके थ्रू डायग्नोसिस बना सकते हैं, लेकिन हाइडेटिफॉर्म मोल के थ्रू नहीं। हाइडेटिफॉर्म मोल को एक फॉल्स प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द फॉलोइंग आर ऑल कॉजेज ऑफ रिकरेंट मिसकैरेज अपार्ट फ्रॉम। सभी रिकरेंट मतलब बार बार मिसकैरेज और अबॉर्शन के कारण हो सकते हैं, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर पेरेंटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, एक्टिवेटेड प्रोटीन सी रेसिस्टेंस, अनकंट्रोल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन या फिर सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड है तो प्रेगनेंसी को आगे तक ले जाना ना के बराबर हो जाता है। यदि हाँ फाइब्रॉइड में होगा क्या कि यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया जाए उसके बाद भले हो जाए, लेकिन यहाँ पर ये तो 99% रीजन हो सकता है। यदि जो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, हाइपो या हाइपर दोनों केसेस में यदि अनकंट्रोलेबल है, मतलब मेडिकेशन के थ्रू भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तब भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना तो ठीक है, कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। यदि एक्टिवेटेड प्रोटीन सी रेसिस्टेंस है आपकी बॉडी तो भी मिसकैरेज होगा, और कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण भी हो सकता है। लेकिन क्लेमाइडिया इन्फेक्शन का मिसकैरेज में तुरंत उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। क्लेमाइडिया इन्फेक्शन का बच्चे में क्लेमाइडिया इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अबॉर्शन के लिए ये बार बार अबॉर्शन के लिए क्लेमाइडिया का यहाँ पर लेना देना नहीं होगा। क्लेमाइडिया जो कि एक तरीके का इन्फेक्शन ही है, जो यदि यहाँ पे हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसके जो हार्मोन होंगे उनके लिए जो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन होंगे वो आगे इनिशिएट करेंगे काम करने में। जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, PRL मतलब कि प्रोलैक्टिन, GH ग्रोथ हार्मोन और ACTH। अब यहाँ पर इन हार्मोन को रिलीज करने के लिए जो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन होंगे वो हेल्प करते हैं। जो GnRH है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हेल्प करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। FSH जो ओवरी में एग बनते हैं उनके लिए FSH हेल्पफुल है, तो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, और इसके लिए भी GnRH है जो हेल्प करेगा। अब जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसके लिए TRH है, जो रिलीजिंग हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा, जो कि जो T3 T4 होते हैं उनको रिलीज करवाने में हेल्प करेगा। प्रोलैक्टिन के लिए, प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड के लिए टारगेट यहाँ पे ऑर्गन बताए गए हैं। GHRH इनहिबिटिंग बाय GHIH जो ग्रोथ हार्मोन है यहाँ पर है, अलग अलग तरीके से काम करेगा। वैसे ही यहाँ पर जैसे आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी को लेके सही क्या है, तो एंटीरियर जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है ADH है तो ये पोस्टीरियर रिलीज करती है, और जो पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम में तो ये अपने डायरेक्ट हार्मोन रिलीज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी जो एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू रिलीज होने वाले हार्मोन हैं वो सभी रेगुलेट किसके थ्रू होते हैं, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, A 24-year-old woman present with the absence of period for 9 months. She started her period at the age of 13 years and had a regular 28-day cycle until 18 months ago. The periods then become irregular, occurring every 2 to 3 months until they stopped completely. The following are all included in the differential diagnosis of secondary amenorrhea apart from.
मतलब किसी एक को छोड़ के आपको बताना है, किसी एक को छोड़ के बाकी सभी सेकेंडरी एमनोरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑप्शन में है एक्सेसिव एक्सरसाइज, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, हाइपरथायरॉयडिज्म, प्रीमेच्योर ओवेरियन फॉलिकल। प्रीमेच्योर ओवेरियन फॉलिकल, तो यहाँ पर सेकेंडरी एमनोरिया। अब यहाँ पे आपने आंसर तो देख लिया, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को, कि 24 साल की क्लाइंट है, उसके 13 साल की उम्र से पीरियड्स आना स्टार्ट हुए, जो कि 28 दिन की जो साइकिल होती है उसमें कंप्लीट होते हैं, एवरी 28 डेज में फिर से आते हैं। लेकिन 18 महीने पहले तक 28 दिन की साइकिल रही। आफ्टर दैट पीरियड्स इरेगुलर हो गए, कभी 2 महीने में आए, कभी 3 में आए, देन आफ्टर अब ये स्टॉप ही हैं। तो यहाँ पर सब रीज़न है सेकेंडरी एमनोरिया के, किसी एक को छोड़कर। सेकेंडरी एमनोरिया का मतलब होता है कि पहले तो आए हैं पीरियड्स, पहले आए हैं, आफ्टर दैट नहीं आए, वो रीज़न क्या कहलाता है? सेकेंडरी एमनोरिया। यदि पीरियड्स एक बार आए फिर नहीं आ रहे हैं, गैप लगा के आ रहे हैं, तो वो होगा सेकेंडरी एमनोरिया। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? सेकेंडरी में तो ज़्यादा एक्सरसाइज भी हो सकता है इसका रीज़न। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से कभी कभी स्टॉप हो जाते हैं, कभी कभी बार बार भी आते हैं। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया भी इसका एक रीज़न हो सकता है। और यदि ओवेरियन फेलियर, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है, तो वो भी इसका कारण है जो हो सकते हैं। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म, यदि जिसको यहाँ पे कहा गया है कि 24 साल की उम्र है, तो ये सेकेंडरी के तो सब रीज़न हो गए। हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण भी ये पीरियड्स स्टॉप हो सकते हैं। किसी में जो हार्मोनल लेवल होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या है, लेवल बढ़ेगा तो भी पीरियड्स क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। तो यहाँ पर ये रीज़न हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी के सब कुछ हैं, किसी एक को छोड़कर। सेकेंडरी के कारण तो ये सब चीज़ें हुई, लेकिन हो सकता है उसको रिसेंट में अब हाइपरथायरॉयडिज्म है जो डेवलप हो रहा हो, इसलिए प्रॉब्लम हो रही हो। तो आपका आंसर क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म। एक टर्म पूछा गया डिस्टोकिया, तो डिस्टोकिया का मतलब क्या होगा? मतलब जिसमें जो लेबर है क्या है, स्लो है या फिर प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है। आपने यदि हॉस्पिटल ड्यूटी की होगी तो सुना होगा कि कुछ आगे प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही है और टाइम लग सकता है, तो क्या होगा? एबनॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर, फंक्शनल लेबर या फिर ऑपरेटिव लेबर, क्या कहलाएगा? डिस, मतलब जो वर्ड जुड़ा है डिस का मतलब होता है कुछ ना कुछ गलत है, एबनॉर्मल है। टोकिया का मतलब है यहाँ पे लेबर। तो नॉर्मल लेबर का मतलब यदि हम बात करें तो होता है यूटोकिया। क्या होगा? यूटोकिया। एबनॉर्मल का मतलब होता है डिस्टोकिया। तो यहाँ पर जो नॉर्मल और एबनॉर्मल की बात की गई है, तो यहाँ पे कहा है कि डिस्टोकिया एक एबनॉर्मल लेबर है, जिसमें जो सिचुएशन डेवलप होगी कि जो लेबर की जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, प्रोग्रेस का मतलब सर्वाइकल डायलेटेशन होना चाहिए, बेबी का एक्सपल्सन होना चाहिए, मतलब आगे को सर्विक्स डायलेट होगी तभी जाके आगे की प्रोग्रेस होगी। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो है या फिर आगे प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है, वो कहलाता है क्या? डिस्टोकिया। क्या कहलाएगा? डिस्टोकिया। EU वर्ड कहीं पर भी कभी जुड़ जाए मतलब क्या है? नॉर्मल चीज़ है। EU खासकर जो आपने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या फिर कुछ साइंस सिम्टम पढ़ते हैं उसमें, तो U जुड़ जाए मतलब नॉर्मल है। यूटोकिया मतलब नॉर्मल लेबर और डिस्टोकिया मतलब एबनॉर्मल लेबर। अब इसके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हो सकते हैं। डिसएडवांटेज तो ये होगा कि मान लीजिए सर्विक्स स्लोली डायलेट हो रही है, सर्विक्स के स्लो डायलेट होने के कारण जो गर्भ में जो बच्चा है, फीटस है, उसकी भी कभी कभी क्या हो सकती है, जो बच्चे को दम घुटने के कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। मान लीजिए सर्विक्स बहुत स्लो डायलेट हो रही है, एमनियोटिक फ्लूइड पूरा लीक हो जाए तो भी बच्चे की जान जा सकती है, माँ को भी खतरा होगा। तो ये सब क्या है? एबनॉर्मल लेबर के कारण होने वाले कॉन्सिक्वेंस और प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन इंडिया विच वन इज़ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो भारत में जो पहली फर्स्ट रेफरल यूनिट है वो कौन सी है? सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या रीजनल हॉस्पिटल्स? फर्स्ट रेफरल यूनिट पूछिए। पहली रेफरल यूनिट होती है
क्या, CHC। जो यहाँ पर इनिशियल स्टार्टिंग होती है हॉस्पिटल्स की वो होती है सब सेंटर से। किससे? सब सेंटर, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो फर्स्ट रेफरल मतलब क्या है यहाँ पर? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो कि जनता के हिसाब से हम बात करें कि कितना जनता में एक रहेगा, तो एक सब सेंटर होता है। प्लेन एरिया 5000 जनता है, यदि हिली ट्राइबल है तो 3000। PHC की बात करें हम तो 30,000। जो प्लेन एरिया है, उबड़ खाबड़ जगह हैं, तो वहाँ पे 20,000 में। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिसको फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा गया है तो 1,20,000 क्या है यहाँ का पॉपुलेशन नॉर्म से प्लेन एरिया में, 80,000 जो पहाड़ी एरिया है। अब हेल्थ वर्कर को कितने पे रखा जाएगा? तो जो 5,000 और 3,000 सब सेंटर वाला रेशियो है, उसी रेशियो पे हेल्थ वर्कर को है, जो एक हेल्थ वर्कर को वहाँ पे रखा जाएगा। नेक्स्ट वन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड विब्रियो कोलेरा वर आइडेंटिफाइड बाय। यहाँ पे देखिए विथ ईयर्स के लिखे हैं कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है और विब्रियो कोलेरा है, कब आइडेंटिफाई किए गए? वैन हेमटोस, रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर या फिर वैन ल्यूवेनहॉक ने, किसने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और विब्रियो कोलेरा दोनों की खोज की है? तो वो थे रॉबर्ट कोच। कौन थे? रॉबर्ट कोच, जिन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और विब्रियो कोलेरा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है, विब्रियो कोलेरा कोलेरा के लिए राइस वाटर स्टूल क्लासिकल साइन है, गंदे खाने पीने से होगा, ड्रग यूज़ की जाती है टेट्रासाइक्लिन। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको आते ही आते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और विब्रियो कोलेरा की जो खोज करने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन थे? रॉबर्ट कोच। कौन थे? रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट वन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इज नोन एज। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कौन सी है इसमें से? साल, 7 दोनों या फिर कोई नहीं? तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की यदि बात की जा रही है यहाँ पर तो वो होगी साल। 7 ओरल पोलियो वैक्सीन है। OPV की बात करें हम तो वो क्या है यहाँ पर? OPV है 7 और जो इनएक्टिवेटेड है वो क्या है? साल। इसको आप साग भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रे बेबी सिंड्रोम सीन इन इन्फेंट्स कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेलर, साइनोसिस एंड वैसोमोटर कोलैप्स 3 to 4 days आर एसोसिएटेड विथ यूज्ड ऑफ। तो बच्चे का कलर कैसा होगा? ग्रे कलर का होगा। बच्चे का कलर ग्रे कलर का होगा, इन्फेंट का। तो यहाँ पर जो इसको जो नाम दिया गया है वो क्या होगा? ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये जनरली प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, साइनोसिस होगा, बच्चा ब्लूइश टाइप का होगा, वैसोमेट्रो कोलैप्स भी हो सकता है। तो इनमें से वो कौन सी ड्रग है जिसको 3 से 4 दिन यूज़ करने के बाद ही बच्चे में एक कंडीशन डेवलप हो सकती है? सल्फाडाइजिन, क्लिंडामाइसिन, क्लोरेम्फेनिकोल या फिर वैंकोमाइसिन? कौन सी ड्रग से बच्चे की ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसको कहा गया है ग्रे बेबी सिंड्रोम? बच्चा ग्रे टाइप का होगा, साइनोसिस होगा, वैसोमोटर कोलैप्स हो सकता है। तो वो ड्रग है यहाँ पर एक एंटीबायोटिक ड्रग क्लोरेम्फेनिकोल। क्या होगी? क्लोरेम्फेनिकोल को बच्चे में देने के कारण एक जो बहुत ही रेयर लेकिन होने वाला साइड इफेक्ट है वो क्या है? ग्रे बेबी सिंड्रोम। वैंकोमाइसिन से होता है जनरली रेड बेबी सिंड्रोम या फिर रेड मैन सिंड्रोम। जो बॉडी पे क्या होंगे? रेड टाइप के चकत्ते आ जाएंगे या फिर पूरी बॉडी रेडिश टाइप की दिखेगी, तो वो होता है वैंकोमाइसिन के कारण। लेकिन क्लोरेम्फेनिकोल के कारण क्या होगा? ग्रे बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट वन, अंडर NRHM हु विल बी द लिंक पर्सन बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज? तो NRHM के तहत कौन सा लिंक पर्सन है कम्युनिटी और हेल्थ केयर सर्विसेज के बीच का? TBA, ANM। TBA का मतलब होता है ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट। यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट। ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, पासा एक्टिवेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आंगनवाड़ी वर्कर। तो जो एक लिंक पर्सन होता है NRHM के तहत कम्युनिटी और हेल्थ केयर सर्विसेज के बीच में वो होती है आशा वर्कर। 1000 पॉपुलेशन के बीच में इनको अपॉइंट किया जाता है। लोकल एरिया की होना चाहिए, 18 साल से जो मिनिमम एज लिमिट 18 है और
पढ़ी लिखी होना चाहिए, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ का उनको ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव लेबर इंजेक्शन एर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो जो एक्टिव मैनेजमेंट है लेबर की, तो इसमें एर्गोमेट्रिन दिया जाता है, लेकिन एक इस केस में नहीं देना है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर में, सीवियर एक्लेम्सिया में, प्रीमी ग्रेविडा मदर में, या फिर नन ऑफ दी अबव में, किस में आपको एर्गोमेट्रिन नहीं देना है। किस केस में आप यदि एर्गोमेट्रिन देंगे तो और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो मतलब इस केस में देना ही नहीं है। प्रोलॉन्ग्ड में दे सकते हैं, प्रीमी ग्रेविडा में दे सकते हैं, लेकिन जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तब नहीं देना है। यदि एक्लेम्सिया की जगह इंक्रीज्ड बीपी आ जाए तब भी आपको ये इंजेक्शन नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये और ज़्यादा बीपी बढ़ाने का काम है जो कर सकता है। तो यहाँ पर प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया में क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि अनकंट्रोलेबल बीपी की कंडीशन कॉज कर सकता है। इतना ज़्यादा जो प्रॉब्लम डेवलप होगी कि मरीज की जान भी जा सकती है, सेरिब्रल वैसोस्पाज्म हो सकता है, बहुत सारी कंडीशन और डेवलप हो सकती है। तो जब भी बीपी हाई हो रहा हो या एक्लेम्सिया की कंडीशन हो तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर में हमें क्या करना है, एर्गोमेट्रिन नहीं देना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट एंड पेनलेस, रिदमिक, इनफ्रीक्वेंट एंड पेनलेस, नॉन रिदमिक, इंटरमिटेंट एंड पेनफुल, रेगुलर, कंटिन्यूस एंड पेनफुल। तो जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है क्या है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है, इनको आप फॉल्स लेबर पेन के नाम से भी जान सकते हैं। क्या है? फॉल्स लेबर पेन के नाम से भी इनको हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है, फॉल्स लेबर पेन है। फॉल्स लेबर पेन में होता क्या है कि पेनफुल रहेंगे लेकिन रिदम में नहीं, पेनलेस रहेंगे लेकिन इरेगुलर होंगे, पता नहीं थोड़ा आए फिर ठीक हो गया, आप कुछ कर लिए। कंटिन्यूस भी नहीं होंगे, इनफ्रीक्वेंट होंगे। क्या होंगे? इरेगुलर होंगे, इनफ्रीक्वेंट होंगे, पेनलेस होंगे। तो ये सभी क्या है, फॉल्स लेबर पेन में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन की जो खोज की थी, जो जॉन ब्रैक्सटन हिक्स थे, फिजिशियन थे, उन्हीं ने इसकी खोज भी की थी। यदि पूछे ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन तो जॉन ब्रैक्सटन ने इसकी खोज की थी। खोज नहीं हम यहाँ पे कहेंगे, इन्होंने आइडेंटिफाई किया था इस साइन को प्रेगनेंसी में। तो क्या होते हैं? इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट और पेनलेस। इसको फॉल्स लेबर भी आप कह सकते हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्शन आर 5 मिनट अपार्ट, कॉन्टैक्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। यहाँ पे एक मैंने छोटा सा टर्म डाला है, ऐसा नहीं कि आपको 4-5 बार तक के कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो आपको लगे कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन यदि 4-5 बार से ज़्यादा होते हैं तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को तुरंत कॉन्टैक्ट करना होगा। और जो ट्रू लेबर पेन होते हैं ये क्या होंगे? रेगुलर होंगे, प्रिडिक्टेबल पैटर्न में होंगे, मतलब बढ़ते ही जाएंगे धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स लेबर पेन की एक बीच की डेफिनेशन यही है कि ट्रू लेबर पेन में जो दर्द स्टार्ट होता है बैक साइड से स्टार्ट होगा, रेडिएट होगा आगे की तरफ एब्डोमिनल एरिया में, लेट जाओ, बैठ जाओ, खा लो, पी लो, कुछ कर लो, मिटेगा नहीं। और जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है, यदि ब्रैक्सटन और फॉल्स लेबर पेन है तो आप थोड़ा लेटेंगे तो आपको रिलीफ फील होगा, कुछ खा लेंगे तो रिलीफ फील होगा, टॉयलेट होएंगे तो रिलीफ फील होगा, मतलब ये क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन यदि ये कॉन्ट्रैक्शन भी आते हैं 5 से 6 बार से ज़्यादा तो आपको तुरंत अपने हॉस्पिटल है जो पहुंच जाना है। नेक्स्ट वन, नेम द कंडीशन इन विच द ग्रेविड यूट्रस एक्सर्ट्स ऑर्टोकेवल कंप्रेशन व्हेन द प्रेग्नेंट मदर लाइज ऑन हर बैक। तो जब भी आप क्या करते हैं, सीधा स्ट्रेट लेट जाएंगे अपने बैक के बल, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं स्ट्रेट लेटेंगी बैक के बल, बैक साइड पूरा स्ट्रेट लेट जाएंगी, तो जो उनके यूट्रस से क्या है, ग्रेविड यूट्रस में एक्सर्शन होगा तो वो क्या कहलाएगा? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, फीटल कंप्रेशन सिंड्रोम, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम या फ्लैप टेट्रियल कंप्रेशन। आपने सुना होगा 4-5 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप लेफ्ट साइड लेटिए, लेफ्ट साइड करवट लेके लेटिए।
तो उसका रीज़न यही होता है कि जो यूट्रस है आपकी, क्या है, यूट्रस पर प्रेशर ना पड़े, उतना प्रेशर ना पड़े, और यदि आप स्ट्रेट लेटते हैं तो आपको भी सांस लेने में दिक्कत होगी, जो यूट्रस में बेबी उसको भी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए, और जो यूट्रस में जो फीटल है उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी कंप्रेस नहीं होंगे यदि आप स्ट्रेट लेटेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड लेटेंगे, इसीलिए तो आपको भी रिलीफ फील होगा, सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो ग्रेविड यूट्रस में एक्सर्शन होगा यदि आप स्ट्रेट लेटते हैं ऑन हर बैक, तो वो कहलाता है सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। क्या होगा? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग अ नर्सिंग असेसमेंट ऑन अ पेशेंट विथ अ pressure injury, you note that the patient pressure ulcer has a loss of dermis with fat showing but no muscle tendon or bone showing. Which pressure ulcer stage is this? यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि नर्सिंग असेसमेंट में आपने एक पेशेंट को चेक किया, प्रेशर इंजरी और प्रेशर सोर है जो क्या है, हुआ है। अब यहाँ पर इस प्रेशर सोर और प्रेशर इंजरी या फिर बेड सोर भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, तो इसमें क्या क्या पॉइंट नोट करने की ज़रूरत है। लॉस ऑफ डर्मिस विथ फैट शोइंग, जो डर्मिस जो आप स्किन की लेयर है वहाँ पर तो वो लॉस ही हुई है, साथ में जो फैट दिखता है वो भी नहीं बचा, लेकिन मसल, टेंडन और बोन है जो यहाँ पे अल्सर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर एक कौन सी स्टेज होगी? 1, 2 स्टेज, 3rd स्टेज या फिर 4th स्टेज? कौन सी स्टेज होगी? जब फर्स्ट टाइम नॉरसेट का एग्ज़ाम दिया था आपने तो आपको चारों स्टेज की इमेज दे दी गई थी, सिलेक्ट करना था कि पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी जो भी रही हो, एक कोई ऑप्शन चूज़ करना था। तो यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट बताया है कि डर्मिस में क्या है, डर्मिस और जो फैट शो हो रहा है वो नहीं बचा है प्रेशर अल्सर के कारण, लेकिन मसल, टेंडन और बोन है जो अफेक्ट यहाँ पे नहीं हुए हैं। जब ये तीनों चीज़ें यहाँ पे अफेक्ट नहीं हुई हैं तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगी स्टेज 3rd। कौन सी? यहाँ पे होगी स्टेज नंबर 3rd, तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज अब कैसे, देखिए जो स्टेज यहाँ पे बताई गई है, फर्स्ट स्टेज में होगा क्या कि स्किन इंटैक्ट विथ नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस, यहाँ पर रेडनेस नहीं होगी, रेडनेस जरा सी रहेगी, मतलब स्किन थोड़ी रेड रहेगी। यहाँ पे जो स्टेज फर्स्ट में आपको दिख रहा है स्किन इंटैक्ट होगी, मतलब स्किन ब्रोकन नहीं होगी। स्किन इंटैक्ट का मतलब होता है कि स्किन ब्रोकन नहीं हो रही है लेकिन वहाँ पर रेडनेस है। दूसरा होता है पार्शियल लॉस ऑफ डर्मिस। क्या है? पार्शियली, जो डर्मिस है पार्शियली, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली लॉस होगा, पिंक वुंड टाइप का दिखेगा, लेकिन यहाँ पर फैट और मसल, बोन, टेंडन ये सब अफेक्ट नहीं होंगे। तो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको कि डर्मिस के साथ साथ जो फैट है वो भी लॉस हो गया लेकिन मसल, टेंडन, बोन अफेक्ट नहीं हुए। तीसरी स्टेज होती है यहाँ पर इंजरीज है वो लॉस ऑफ डर्मिस विथ फैट विजुअल। तो यहाँ पे फैट के साथ साथ इस स्टेज में क्या जा रहा, डर्मिस भी गई, फैट भी गया, लेकिन यहाँ पर बोन, मसल, टेंडन विजिबल है, ये विजिबल है, यहाँ पे नहीं गए। अब चौथी स्टेज में मसल, बोन, टेंडन सब में क्या होगा, यहाँ पर लॉस होगा। लॉस ऑफ डर्मिस के साथ साथ जो मसल, टेंडन, बोन है सब अफेक्ट होंगे। लास्ट में होती है अनस्टेगनेबल। अनस्टेगनेबल का मतलब होता है डीप, मतलब सबसे जो स्कार टाइप का फॉर्मेशन होगा, ब्लैकनेस टाइप की होने लगेगी, वो क्या कहलाता है? अनस्टेगनेबल। तो यहाँ पे मेनली 4 स्टेज याद रखनी है। पहली में रेडनेस होगी लेकिन स्किन ब्रोकन नहीं होगी। दूसरी में डर्मिस पार्शियली अफेक्ट होगी, पिंक कलर का वुंड होगा लेकिन यहाँ पर फैट, मसल, टेंडन अफेक्ट नहीं होंगे। तीसरे में इवन जो फैट है डर्मिस के साथ साथ फैट भी चला जाएगा लेकिन इसमें बोन, मसल्स, टेंडन नहीं जाएंगे। चौथे में डर्मिस, फैट के साथ साथ मसल, बोन, टेंडन सब कुछ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पर स्किन की जो लेयर होती है, सबसे ऊपरी लेयर को आप क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, उसके नीचे की डर्मिस, देन आफ्टर आता है फैट लेयर, फिर मसल, फिर बोन। तो यहाँ पर यदि बात करें फर्स्ट में, तो फर्स्ट में आपकी क्या अफेक्ट हो रही है? डर्मिस तक की लेयर अफेक्ट हो रही है लेकिन ओनली रेडनेस है, स्किन ब्रोक नहीं हुई है। क्या है? स्किन ब्रोकन नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे भी एक अलग से सेपरेट इमेज करके दिखाया। दूसरी में आपकी
क्या होगी, जो डर्मिस है, डर्मिस के जो एपिडर्मिस के आफ्टर दैट है जो लेयर है जो डर्मिस अफेक्ट होगी, लेकिन यहाँ पे फैट है जो अफेक्ट नहीं होगा ना, मसल बोन्स होंगी। तीसरे में क्या होगा आपका कि जो फैट है वो भी अफेक्ट होगा, और चौथे में बोन्स तक पहुँच जाएगा, कहाँ तक, बोन्स तक। पाँचवें में पाँचवीं नहीं, अनस्टैग्नेबल स्टेज होती है, इसमें स्कार फॉर्मेशन होता है। स्कार फॉर्मेशन का मतलब डार्कनेस ब्लैक टाइप का स्टीमिक टाइप की कंडीशन है जो देखने को मिलेगी। और जो सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजुरी होगी, यहाँ पर तो डीपर टिश्यू भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी, इवन आपके जो नर्व हैं वो भी यहाँ पे अफेक्टेड होंगी। क्लियर। तो यहाँ पर बेसिक जो आपको प्रेशर सोर के लिए एक स्केल यूज़ की जाती है वो कहलाती है ब्रैडन स्केल, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, इन सिकल सेल एनीमिया लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी सेल। नॉर्मल ड्यूरेशन आपको पता है, जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो कितना होता है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का, जिसको आप इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं आप आरबीसी को? आरबीसी का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। क्या है, इरिथ्रोसाइट। इसको बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहेंगे, इरिथ्रोपोइसिस। और इनका जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पेन पीरियड होता है 120 दिन का होता है। लेकिन यहाँ पे कहा है किसमें, सिकल सेल एनीमिया में। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का जीवन काल कितना होगा, 17 दिन का, 40 दिन, 76 डेज या फिर 110 डेज। तो 120 डेज तो नॉर्मल होता है इरिथ्रोसाइट और आरबीसी का जीवन काल कितना, 120 दिन का। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में होगा क्या कि जो सेल्स हैं वो कैसी हो जाती हैं, हंसियाकार की, मतलब कर्व शेप ले लेंगी। और जब वो सेल्स कर्व शेप रहेंगी आरबीसी सेल्स, तो यहाँ पर ना तो उनके थ्रू प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी और वो डैमेज होंगी इतने फास्ट तरीके से कि 20 दिनों के अंदर तक सेल क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो उनका जीवन काल तो कितना रहेगा, वो होता है जनरली 10 से 20 दिन का। एक जो एवरेज हम बात करें लाइफ स्पेन या जीवन काल, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, वो होता है कितना, 10 से 20 दिन का। जब यहाँ पे क्या हुआ हो, सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन डेवलप हुई हो। नॉर्मल में आपको हमेशा मार्क करना है 120, लेकिन सिकल सेल पूछें तो 10 से 20 की रेंज में जो भी आपको 10 के आगे का या 20 के पहले का लगे उसको मार्क कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू इन ऑप्शंस के हमारा आंसर क्या होगा, 17 दिन। अभी देखिए यहाँ पर कि नॉर्मल आरबीसी 120 दिनों तक जिंदा रहेंगी, लेकिन सिकल सेल में होगा क्या कि ओनली 10 से 20 दिनों तक रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो सिकल सेल्स हैं, सिकल सेल्स क्या एक तरीके की डिफेक्टिव सेल्स होंगी जो कि हीमोग्लोबिन को प्रॉपर तरीके से कैरी तो करेंगे ही नहीं, ना ही ऑक्सीजन के साथ इनकी बाउंडिंग होगी। मतलब आरबीसी का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करवाना। अब यहाँ पर यदि आरबीसी की कमी होती है तो एनीमिया होता है, एनीमिया होती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, फेस पे आपको पैलनेस दिखेगी। सेम थिंग यहाँ पर है कि जब आरबीसी बेंड शेप में रहेंगी या क्रिसेंट शेप में रहेंगी, इसको आप हंसियाकार कहेंगे, क्रिसेंट का मतलब हाफ कर्व शेप में रहेंगी, तो ऐसे केस में क्या रहेंगी, रिजिड होंगी, स्टिकी होंगी और छोटी छोटी कैपिलरीज को क्या करेंगी, ब्लॉक करने का काम कर सकती है। नॉर्मल सेल्स इस तरीके से रहेगी तो ये क्या करेंगी, फ्लो करेंगी ब्लड में। लेकिन सिकल सेल्स होंगी जब, तो कैसी होंगी, क्रिसेंट शेप या हंसियाकार शेप में होंगी, तो ब्लड को प्रॉपर फ्लो नहीं होने देंगी, ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेंगी। और इसके लिए यहाँ पर सिकल सेल्स होती हैं तो कितना, 10 से 20 दिन के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, स्प्लीन। इनकी शेप और स्टिफनेस के कारण यहाँ पर स्प्लीन क्या करती है, इनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। स्प्लीन को ही क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड के नाम से भी जाना जाता है। आरबीसी जो डिस्ट्रक्टेड आरबीसी होती हैं उसका ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है, स्प्लीन को। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द मोस्ट फुलफिलमेंट एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया ड्यू टू बैक्टीरियल टॉक्सिन encountered during pregnancy is caused by। most fulminant acquired hemolytic anemia, जो हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन है स्पेशली प्रेगनेंसी में हो रही है और किसी बैक्टीरियल टॉक्सिन के कारण हो रही है, तो बैक्टीरिया कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगस,
स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इश्चरीचिया कोलाई और इकोलाई, या फिर प्रोटियस। किसके कारण? प्रेगनेंसी में जो हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन हो रही है उसके लिए स्पेशली यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक बैक्टीरिया का टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या होगा यहाँ पर? तो जब भी यहाँ पर कोई बैक्टीरिया पूछे तब होता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स। क्या है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स। अब यहाँ पर हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब क्या होगा कि जो हीमोलाइसिस की प्रोसेस है, लाइटिक का मतलब होता है कुछ जो ब्रेकडाउन हो रहा है एबनॉर्मल तरीके से होना स्टार्ट हो जाए। कैसे? अलग तरीके से स्टार्ट हो जाए। यदि प्रेगनेंसी में हीमोलाइसिस की प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो रही है तो हीमोलाइटिक एनीमिया होने का चांसेस रहेगा। आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए वो ना हो के यहाँ पे अलग तरीके से हीमोलाइसिस होए तो यहाँ पे हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन प्रेगनेंसी में डेवलप होगी। इसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि रीज़न एक की बात करें हम तो वो कौन सा होगा? कौन सा रीज़न हो सकता है यहाँ पर? तो वो रीज़न यहाँ पे हो सकता है क्या? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स यदि बैक्टीरिया पूछा है। और अदर में हम बात करें तो या तो सिकल सेल के कारण हो सकता है, या फिर जो डिफेक्टिव रेड सेल का मेटाबॉलिज्म है, विल्सन्स डिसीज़ है, या कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती। लेकिन जब पर्टिकुलर बैक्टीरिया की बात करें कि कौन से बैक्टीरिया के टॉक्सिन के कारण होगा तब याद रखना है आपको क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर चेंजेस अकर टू द फीटल सर्कुलेशन विद इन मिनट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट फॉर विच। तो फीटल सर्कुलेशन में आफ्टर जन्म के बाद है जो कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर किसी एक को छोड़कर जन्म के बाद की बात की गई है। आर चेंजेस दैट अकर टू द फीटल सर्कुलेशन विद इन मिनट ऑफ द बर्थ। जन्म के समय के तुरंत बाद ही कुछ मिनटों के अंदर चेंजेस होंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द अम्बिलिकल वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द डक्टस वीनोसस, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द डक्टस आर्टरियोसस, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द हेपेटिक पोर्टल साइनस, या फिर क्लोजर ऑफ द फोरामेन ओवल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा है जो आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही आंसर होगा? एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा फीटल सर्कुलेशन में, तो यहाँ पर हेपेटिक पोर्टल साइनस है जो आफ्टर द बर्थ के बाद इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अम्बिलिकल वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, डक्टस वीनोसस भी कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, आर्टरियोसस भी होगा, फोरामेन ओवल क्लोज हो जाता है विद इन 1 वीक के। लेकिन यहाँ पर फोरामेन ओवल क्लोज हो जाता है, लेकिन यदि ये क्लोज नहीं होता है, जो एनाटॉमिकली क्लोज नहीं हो पाता है, तब एक अलग कंडीशन डेवलप होती है, कंजेनाइटल डिफेक्ट डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पर जो तुरंत नहीं होगा वो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द हेपेटिक पोर्टल साइनस। विद इन मिनट ऑफ बर्थ फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम अंडरगोस मार्क्ड चेंज। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे जिसमें अम्बिलिकल वेसल्स, आर्टरी, जो वेन्स हैं दोनों क्या होंगी? कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, फोरामेन ओवल क्लोज होगा, लेकिन हेपेटिक पोर्टल साइनस है जो तुरंत क्लोज नहीं होता है, इसमें कुछ समय लगेगा। Next is levels of HCG in the maternal circulation typically peak at what level and what is the gestational age। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि HCG हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो ओनली प्रेगनेंसी में बस क्या होता है? बनता है बॉडी में। तो यहाँ पर मैटरनल सर्कुलेशन है, मतलब कि मदर के ब्लड में पीक पर कब होगा और कितने वीक की जेस्टेशनल एज में होगा? कितने वीक की जेस्टेशनल एज में पीक पर होगा? 1 लाख MIU पर ml एट 10 वीक्स, 10,000 MIU पर ml एट 10 वीक्स, 10,000 MIU पर ml एट 20 वीक्स, या फिर 1 लाख MIU पर ml एट 40 वीक्स, या फिर यहाँ पे लास्ट में कहा है कि 10,000 MIU पर ml 40 वीक्स। 40 हफ्ते मतलब कि यहाँ पे तो प्रेगनेंसी ख़त्म होने को है। 40 हफ्ते मतलब प्रेगनेंसी क्या है? ख़त्म होने को है। तो लास्ट के 2 ऑप्शन तो आप छोड़ दीजिए। अब आपके बचते हैं 10 वीक, 10 वीक, 20 वीक, और यहाँ पर 1 लाख और 10,000 की रेंज में। तो अब यहाँ पर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन प्रेगनेंसी में रिलीज होता है। प्रेगनेंसी
जब यूपीटी टेस्ट किया जाता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, कि आपके पीरियड 5 दिन हो गए मिस हुए अभी तक नहीं आए हैं, तो उसके लिए यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। तो उस यूरिन में जो हार्मोन डिटेक्ट होगा कि 2 पिंक लाइन आ रही हैं, उसके लिए हार्मोन कौन सा होता है, HCG। एज कम्पेयर टू ब्लड के यूरिन के ब्लड में, मैटरनल ब्लड में सर्कुलेशन में HCG पहले स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैटरनल सर्कुलेशन में पीक रेंज कब होगी, तो पीक रेंज होती है 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। कितने में, 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। और यहाँ पर इस 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी में जो रेंज है वो कितनी होगी, 10,000 होगी कि 1 लाख होगी। तो यहाँ पर रेंज होती है 1 लाख MIU पर ml, कितनी, 1 लाख MIU पर ml एट 10 वीक्स में। पीक पर बात की गई है क्योंकि HCG को प्रोड्यूस कौन करता है, सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। क्या है, सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। और यहाँ पर इम्प्लांट होने के, फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांट होने के जस्ट बाद ही मैटरनल सीरम में, मैटरनल ब्लड में क्या होता है, हार्मोन फ्लो होगा, HCG। तो यदि सिंगलेटन प्रेगनेंसी है तो पीक लेवल पर, सिंगलेटन का मतलब ओनली एक ही लाइव फीटस है, तो यहाँ पर 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी में क्या होगा, 1 लाख MIU पर ml की रेंज तक है क्या होगा, डिटेक्ट होगा। लेकिन यदि प्रेगनेंसी नहीं है तब आपके ब्लड में HCG डिटेक्ट हो जाए, मान लीजिए कि आपके प्रेगनेंसी नहीं है या फिर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं और आप HCG टेस्ट करें, UPT टेस्ट करें या ब्लड टेस्ट हो, तो आप क्या निकल आए, पॉजिटिव निकल आए। तो यहाँ पर किस केस में ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पर ये जब कोरियोनिक, जो कोरियोनिक ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम हो तब देखने को मिल सकता है। क्या है, तब देखने को ही मिल सकता है। तो विदाउट प्रेगनेंसी यदि HCG का लेवल बढ़ा हुआ है और आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो कुछ डिसीज़ की कंडीशन के कारण भी यहाँ पे हो सकता है। क्लियर, या तो कुछ ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़ हो सकता है या फिर जो पिट्यूटरी में कैंसर के कारण भी हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। यदि नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में हैं आप, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की, सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, लेकिन आपके ब्लड में HCG का लेवल हाई जा रहा है, 1 लाख MIU से ज़्यादा आपको ब्लड में डिटेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर कि HCG कुछ अदर रीज़न, सेकेंडरी रीज़न के कारण इसका लेवल बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, A maternal quad screen performed at 18 weeks gestation returned with the following result। तो यहाँ पर मैटरनल सीरम टेस्ट किए जा रहे हैं। क्या है, मैटरनल सीरम टेस्ट किए जा रहे हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इन स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या देखने को मिल रहा है, इन स्क्रीनिंग टेस्ट में जो यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं, जिसमें अल्फा फीटो प्रोटीन का लेवल कितना है, 0.5 MOM मल्टीपल ऑफ द मीडियन, एस्ट्रॉयल 0.6 MOM, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है 2.0 MOM, and inhibin 1.8 MOM। Which fetal disorder is most likely given this serum analytic profile? क्वाड स्क्रीनिंग, क्वाड का मतलब होता है 4। क्या है, क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड मीन्स 4। अब यहाँ पर जो 4 टेस्ट किए गए हैं, ब्लड सीरम टेस्ट, अल्फा फीटो प्रोटीन का लेवल कितना आया है यहाँ पर 0.4, क्लियर, कितना 0.4 MOM, HCG का 2.0 MOM, इनिविन 1.8 MOM। अब यहाँ पर नॉर्मल रेंज के अलावा क्या है, नॉर्मल रेंज के अलावा है जो बढ़ी हुई रेंज है सभी, तो किस में होगी, ओपन न्यूरल ट्यूब में, ट्रायोसोमी 21 में, ट्रायोसोमी 18, ट्रायोसोमी 13, या फिर यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम में। किस केस में क्या रहेगा, ये बढ़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर जो यदि बात की जाए किसकी, क्वाड में, जब ये चारों चीज़ें जो क्या है बढ़ी हुई रेंज में है, मतलब ये क्या है, यहाँ पर बच्चे को जो होने वाला बेबी है ट्रायोसोमी 21, मतलब कि उसको डाउन सिंड्रोम डेवलप हो रहा है। क्या है, डाउन सिंड्रोम डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पर एलिवेटेड मतलब हाई HCG हो, इनिविन हो, अल्फा फीटो प्रोटीन हो, ये सब बड़े हुए किस में होते हैं, डाउन सिंड्रोम में और ट्रायोसोमी 21 में। तो यहाँ पे ट्रायोसोमी 21 की जगह आप
डाउन सिंड्रोम के नाम से भी इसको याद रख सकते हैं और आपका आंसर क्या होगा, डाउन सिंड्रोम। क्लियर। नेक्स्ट वन, which of the following observation would not be expected to be seen in obstetric ultrasound at 7 weeks of gestation। यदि 7 हफ्तों की प्रेगनेंसी है तो कौन सा जो ऑब्जर्वेशन है देखने को नहीं मिलेगा जब सोनोग्राफी की जाएगी, अल्ट्रासाउंड किया जाएगा तो? कोरियोनिक सैक, योक सैक, एम्ब्रियो विथ कार्डियक एक्टिविटी, एम्ब्रियो डिमॉन्स्ट्रेटिंग मूवमेंट या फिर फिजियोलॉजिक बाउल हर्निएशन। क्या है जो देखने को नहीं मिलेगा 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी में यदि सोनोग्राफी करवाई जाती है तो? कोरियोनिक सैक और योक सैक तो बन जाएंगे, कोरियोनिक सैक और एक सैक योक सैक हैं जो क्या बन जाएंगे, 7 हफ्ते तक में बनना स्टार्ट हो जाते हैं और बन भी जाएंगे जब तक। तो कार्डियक एक्टिविटी तो 1 मंथ की प्रेगनेंसी में ही, जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है सोनोग्राफी कराएंगे, कार्डियक एक्टिविटी पता चल जाएगी। एम्ब्रियो डिमॉन्स्ट्रेटिंग मूवमेंट भी पता चलेंगे थोड़ा बहुत स्कैनिंग में, नॉर्मल आपको फील नहीं होंगे, वो 20 हफ्ते के बाद फील होंगे, 16 हफ्ते के बाद फील होते हैं यदि मल्टीपैरा है तब, यदि प्रीमी है फर्स्ट टाइम है तो 20 के बाद है जो फील होंगे। लेकिन यहाँ पर तो 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी में बाउल हर्निएशन, फिजियोलॉजिकल बाउल हर्निएशन है जो नहीं होगा। ये जनरली देखने को मिलता है 8 से 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। कब? 8 से 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर सोनोग्राफिक फाइंडिंग में फिजियोलॉजिकल बाउल हर्निएशन देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए जो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन होता है वो 8 से 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी होगी। लेकिन 7 हफ्ते तक में ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो क्या होंगी, जैसे योक सैक हो गया, कोरियोनिक सैक हो गया, कार्डियक एक्टिविटी हो गई, फिर जो एम्ब्रियो का डिमॉन्स्ट्रेटिंग मूवमेंट है वो सोनोग्राफी में देखने को मिलेगा। बट बाउल हर्निएशन है जो 12 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में फील होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, अ नंबर ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट आर परफॉर्म्ड इन ऑल प्रेगनेंसीज एज डेजिग्नेटेड जेस्टेशनल एज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीनिंग टेस्ट इज करेक्टली मैच्ड विद द जेस्टेशनल एज। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट की बात की गई है, परफॉर्म्ड इन ऑल प्रेगनेंसीज एट डेजिग्नेटेड जेस्टेशनल एज। यहाँ पर जेस्टेशनल एज दी गई है, इतने हफ्ते की प्रेगनेंसी में टेस्ट किया गया है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्टली मैच टेस्ट कौन सा है विथ जेस्टेशनल एज के, कि कौन सा जो टेस्ट है जो जेस्टेशनल मतलब कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी में कौन सा टेस्ट होना चाहिए। ऑप्शन में है यहाँ पर ग्लूकोज लोड टेस्ट एज द फर्स्ट प्रीनेटल विजिट, क्लेम आइडिया टेस्ट एट 22 to 24 वीक्स, फीटल एनाटॉमिक सर्वे एट 34 to 36 वीक, ग्रुप बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस करियर स्टेटस एट 35 to 37 वीक, रुबेला सेरोलॉजी एट द 6 वीक पोस्टपार्टम विजिट। अब यहाँ पे आप बताइए सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट बताना है आपको एज पर जेस्टेशनल एज के, कि कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी में कौन सा टेस्ट होगा। तो जो यहाँ पर क्लेम आइडिया और रुबेला है, क्लेम आइडिया और रुबेला है, ये तो फर्स्ट प्रीनेटल विजिट में, एंटीनेटल विजिट में करवा दिए जाते हैं। तो ना तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा ना ऑप्शन नंबर ई होगा, ये दोनों आपके क्रॉस हो गए। अब आपका यहाँ पर कौन सा बचता है, फीटल एनाटॉमिक सर्वे भी 18 से 22 हफ्ते की प्रेगनेंसी में होता है। कितने में होता है यहाँ पर ये होता है जनरली 18 to 22 वीक्स में। कितने में? 18 to 22 वीक्स की प्रेगनेंसी में होता है। और ग्लूकोज जो टेस्ट है 24 से 28 हफ्ते में करवाया जाता है। ग्लूकोज लोड टेस्ट का मतलब है कि आपको 72 घंटे तक ओनली स्पेशली आपको शुगर का सीधा एक पैकेट दे दिया जाता है, वो आपको खाना है। उसके बाद ना यूरिन पास करना है ना वॉमिटिंग करनी है, और उसके बाद आपका सैंपल लिया जाएगा 3 घंटे के बाद। तो वो है यहाँ पर, तो वो होता है जनरली 24 से 28 में, 24 से 28 में होता है फर्स्ट प्रीनेटल विजिट में ओनली। जो ग्लूकोज टेस्ट है वो बस किया है, लोड टेस्ट नहीं किया जाए। लोड टेस्ट का मतलब यही है कि ओरली आपको ग्लूकोज खिलाया जाएगा, देन आफ्टर टेस्ट होगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपके ये सब नहीं होंगे। अब यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो जैसे रुबेला और क्लेमाइडिया मैंने कहा कि आपको फर्स्ट प्रीनेटल आप अपने चेकअप कराने गए प्रेगनेंसी में, तो वहाँ पे आपका करवाया जाएगा। ठीक। ग्लूकोज भी आपका ग्लूकोज लोड टेस्ट है जो 24 से 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी में होगा। अब यहाँ पर जो सर्वे है आपका, सर्वे 18 से 22 में होगा, 34 से 36 में नहीं होगा।
तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, जो एनोमली स्कैनिंग होती है यहाँ पर उसकी बात की जा रही है, जो कि 18 से 22 हफ्ते में हो जाएगी, वो होगा आपका 35 से 37 हफ्तों में। यहाँ पर ग्रुप बी बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस कैरियर चेक किया जाएगा 35 से 37 हफ्तों की प्रेगनेंसी में, बाकी सभी टेस्ट नहीं होंगे। तो एज पर जेस्टेशनल एज के या तो आपको पेयर मैचिंग के लिए आ सकते हैं टेस्ट, या फिर आपको इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली ऑनसेट न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस। ऑप्थेल्मा न्यूनेट्रम, नाम तो सुना होगा आपने, प्रेगनेंसी के बाद बच्चे में ऑप्थेल्मा न्यूनेट्रम होने के चांसेस होते हैं। न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस यदि बच्चे में हो रही है तो उसके लिए कॉमन कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होगा। GBS मतलब ग्रुप बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्लेमाइडिया, या फिर ट्राइकोमोनियासिस, या फिर इकोलाई। ट्राइकोमोनियासिस से जो वेजाइनलिस है वो होगा, जो एक इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, क्लेमाइडिया से भी फंगल होगा। तो यहाँ पर बच्चे में यदि न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस डेवलप होता है तो उसके लिए क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस है जो रिस्पॉन्सिबल होगा, या ट्रोकोमेटिस, क्या है, क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होंगे न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस के लिए, लेकिन मोस्ट कॉमन रीजन होता है क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस, जो यदि यहाँ पर मैनी वुमेन विथ क्लेमाइडिया इन्फेक्शन और असिम्प्टोमेटिक, मतलब बहुत सारी फीमेल में क्लेमाइडिया इन्फेक्शन है लेकिन उनका शरीर लक्षण नहीं दिखाएगा, लेकिन बच्चे में यदि होना होगा तो बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है, ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम पर बच्चे में डेवलप हो सकता है। इसीलिए इंडिया में तो ये रूल नहीं है, मैं साफ साफ बता दूं कि आफ्टर बच्चा पैदा होता है सिल्वर नाइट्रेट या फिर एथ्रोमाइसिन का प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर यूज़ किया जाए, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में है, इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट है 18-year-old G1P0 ग्रेविडा फर्स्ट टाइम है, प्री प्रेगनेंसी एक भी नहीं है, प्रेजेंटेड 30 weeks gestation, complaining of malodorous vaginal discharge, a wet preparation reveals motile flagellated organism. The treatment plan would include which of the following antibiotic? तो यहाँ पर 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी में 18 साल की लेडी क्लाइंट है, 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, ग्रेविडा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, तो उसको माल ऑर्डरस मतलब कुछ स्मेली वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। जब वेट प्रिपरेशन रिवील हुआ कि जो मोटाइल मतलब इधर उधर घूमने वाले फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, फ्लैजिला है साथ में, मतलब चल फिर पा रहे हैं, तो कौन सी मेडिसिन उसको स्टार्ट की जाएगी, एम्पिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, डिफ्लोकैन, जेंटामाइसिन या फिर बैक्ट्रिम। प्रेगनेंसी है क्योंकि 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी है तो एम्पिसिलिन तो नहीं देंगे, ना जेंटामाइसिन देंगे, ना बैक्ट्रिम देंगे। अब यहाँ पे उसको दे सकते हैं जो एंटीबायोटिक, वो होगी मेट्रोनिडाजोल। क्या होगी, मेट्रोनिडाजोल, क्योंकि जो साइन सिम्टम बताए गए हैं ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के हैं। किसके हैं, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के। अब ऐसे केस में या तो मेट्रोनिडाजोल दी जा सकती है, मेट्रोनिडाजोल नहीं है तो टिनिडाजोल है जो दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो लक्षण बताए गए हैं सभी किसके हैं, सभी लक्षण हैं ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के। स्पेलिंग गलत हो गई तो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर लक्षण है कि माल ऑर्डरस वेजाइनल डिस्चार्ज, तो ये किसके हैं, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के। तो यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो टिनिडाजोल होगी या फिर मेट्रोनिडाजोल ड्रग है जो दी जाएगी। आई होप आज की क्लास जो शॉर्ट क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। कल से आपकी क्लास और बड़ी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ की जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।